हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो अभी मैं क्लास 10 इलेक्टिव ज्योग्राफी चैप्टर 3 कराने वाला हूं। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने चैप्टर 2 क्यों नहीं पढ़ाया, रीजन इलेक्टिव ज्योग्राफी का चैप्टर 2 क्यों नहीं पढ़ाया। देखिए, हमने क्लास 10 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 2 जो किया है वो भी सेम ही है, एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल जियोग्राफी। सो देयर इज नो यूज ऑफ टीचिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। आप एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल जियोग्राफी अगर करते हैं तो इलेक्टिव जियोग्राफी का भी चैप्टर 2 लगभग कवर हो जाता है। थोड़ा चीजें एक्स्ट्रा है, मैं आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। सो 4 चैप्टर खत्म होने दीजिए, उसके बाद एक साथ आप लोगों को इलेक्टिव ज्योग्राफी का 4 चैप्टर का नोट्स एक साथ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो चैप्टर 3 हम लोग करेंगे। चैप्टर 3 में लिखा हुआ है रीजन एंड रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। रीजन एंड रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, व्हेनेवर वी से द रीजन, रीजन का मतलब होता है प्लेस, ठीक है। सो इन आवर अर्थ, ये अगर अर्थ है, ईच एंड एवरी रीजन इज नॉट सेम, ठीक है। ये अगर 0 डिग्री इक्वेटर है, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, और यहां पर आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये वाला जो बीच वाला है, ये वाला जो रीजन है, इसको कहा जाता है आपका टोरिड जोन, टोरिड। तो यहां पर टेंपरेचर ज्यादा होगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक पोल, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक पोल, ये वाला हिस्सा है कि नहीं। इसे कहते हैं हम लोग टेम्परेट जोन, इधर भी टेम्परेट जोन। और 66.5 डिग्री से लेकर 0 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 0 डिग्री साउथ तक, इसे कहते हैं आप लोग फ्रिजिड जोन, क्योंकि स्लांटिक सनरेज आता है, ओके। सो ये चीजें अगर आपने समझ लिया तो आपको रीजन एंड रीजनल ज्योग्राफी समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है, जहां पर हम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ और उसके ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो रीजनल ज्योग्राफी एक कंप्लीट ज्योग्राफी है ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट रीजन। पर नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, रीजन होता क्या है? इन सिंपल सेंस, रीजन का मतलब होता है एक एक्चुअल मीनिंग एंड अंडरलाइंग कंसेप्ट जो डिफरेंट होता है, ठीक है। रीजन इज प्लेसेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंड ड्यू टू द डिफरेंट अराइसेस इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग डिफरेंसेस है, इसीलिए हम लोग ये रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, नॉट सेम, ठीक है। नाउ ये डिफरेंट रीजनल ज्योग्राफी अलग अलग जगह में अलग अलग क्यों है? बहुत सारे कारण हैं। ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, internal structures of earth, its rotation revolution on its axis and on its orbit। ये 4 मोर इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से अर्थ का डिफरेंट रीजन्स का जियोग्राफी अलग अलग होता है। क्या बोला? रीजन्स, मैंने क्या क्या कहा फॉर द रीजनल वेरिएशंस ऑफ जियोग्राफी? पहला, शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। तीसरा है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। चौथा हम बता सकते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यू टू व्हिच रीजनल डिफरेंसेस इन द ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट अराइजेस, ठीक है।
कुछ सोशल कंटेक्स्ट में भी डिफरेंसेस आता है, जैसे हर एक जगह का सोशल प्रैक्टिसेस और उनके नॉर्म्स, लैंग्वेज एस्पायरेशंस, उनका ड्रेसिंग हैबिट, फूड हैबिट सेम नहीं होता। इसके लिए भी रीजनल डिफरेंसेस एराइज होता है। ठीक है, कभी कभी तो यह पता किया गया है लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इट इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इसका भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हिस्टोरिकल रीजन, सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स, पॉलिटिकल रीजन्स है, एनवायरमेंटल रीजन्स है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, जियोग्राफर्स ने अर्थ को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ डिवीजन में बांटा हुआ है। पहला, होमोजेनिटी ऑफ जियोग्राफिकल एलिमेंट्स, जहां जहां जियोग्राफिकल एलिमेंट सेम है वहां पर एक डिवीजन किया, और फंक्शनल इंटररिलेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट अर्थ का जियोग्राफिक नेचर के हिसाब से अलग से बटा हुआ है। ठीक है, पहला हो गया होमोजेनिटी, इससे जहां जहां डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स होमोजेनस है, मतलब सेम है, इसे होमोजेनियस रीजन कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, और ये जो आइडेंटिफिकेशन होमोजेनस है कि नहीं है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? फंक्शनल रिलेशनशिप, तो यहां पर कहा गया है फंक्शनल रीजन। ठीक है, सो होमोजेनस रीजन कैसे अराइज होगा? देखिए, कुछ फिजिकल एलिमेंट्स होगा जो सेम होगा, जैसे किसी पर्टिकुलर 2 या 3 जगह का मिट्टी सेम है, सॉयल, क्लाइमेट, वेजिटेशन अगर सेम है, तो उन्हें हम कह देंगे कि ये नेचुरली होमोजेनस रीजन है। ओके, क्लाइमेट, सॉयल और वेजिटेशन सेम है। जैसे आप आसाम में देखिए डिवीजन, जैसे ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्मॉल रीजन। वाई? यहां पर ज्यादातर एसामीज लैंग्वेज के लोग पाए जाते हैं, प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, फ्लैट प्लेन्स है, एलुवाइल सॉइल्स ज्यादा है कि नहीं? सो ये अगर पूरा वर्ल्ड, अगर हम, ये आसाम है, ये पूरा सर्कल अगर आसाम है, तो यहां पर हम कुछ होमोजेनस रीजन मार्क कर सकते हैं, जैसे हिंदी लिंग्विस्टिक रीजन, जहां पर हिंदी बोलने वाले लोग, असामीज बोलने वाले रीजन, बोडो बोलने वाले रीजन और बंगाली बोलने वाले रीजन। हो गया, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बांटा गया है। ओके नहीं, फंक्शनल डिवीजन भी है, रीजन को फंक्शन के ऊपर भी बांटा गया है। जैसे फंक्शन देखिए, जैसे कि एक टाउन है या मार्केट सेंटर है, वहां पर लोग क्यों जाते हैं? ज्यादातर बिजनेस वहीं पर होता है। तो हम टाउन को अलग बांट सकते हैं, गांव को अलग बांट सकते हैं। गांव में ज्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है, टाउन में ज्यादातर आपका सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व होता है ज्यादातर, तो अलग अलग रीजन में बांट सकते हैं। ओके, नाउ हर एक टाउन का कुछ फंक्शनल रीजन होता है, वो हमें पता है। एक्चुअली गुवाहाटी में जाएंगे आप, तो गुवाहाटी में तो पर्टिकुलर रीजन में पता चल जाएगा, जैसे इफ वी से पान बाजार, ये पर्टिकुलरली एक रीजन है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बुक स्टॉल्स है, बुक स्टॉल, इजंट इट? अगर आप गुवाहाटी में पलटन बाजार एरिया में जाएंगे, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा स्टेशन, एएसटीसी, इजंट इट? सो ये एक पर्टिकुलर रीजन है, फंक्शनल बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है। समझ में आ गया? अच्छा, तो रीजन आप लोग को समझ में आ चुका है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड अगर हम देखें तो अर्थ का, पूरे अर्थ में 29% लैंड है, 71% आपका पानी है। 29% में लगभग अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं कि 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड सरफेस है और 369 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाटर है, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। ओके, और पूरा लैंड सरफेस को 7 कंटिनेंट में बांटा गया है और वाटर सरफेस को 5 बिग वाटर बॉडीज में बांटा गया है, विच आर नोन एज ओशंस। जैसे सबसे बड़ा ओशन है आपका पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नॉर्दर्न ओशन जिसे आर्कटिक ओशन भी कहते हैं, ओके, एंड साउदर्न ओशन ऑल्सो नोन एज एंटार्क्टिक ओशन। ठीक है, आई वुड सजेस्ट
ये चैप्टर आप लोग देखने से पहले मैपिंग सीरीज देखिए, वर्ल्ड मैपिंग सीरीज, तब आप ज्यादा से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे वर्ल्ड मैपिंग सीरीज। बिकॉज इस चैप्टर में जब मैं कंटिनेंट का नाम बता रहा हूं, अगर आपको मैप्स पता नहीं है तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, चीजें आपको समझ में आएगा नहीं। बिकॉज हियर हम लोग ज्यादातर फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। इन दिस चैप्टर मैक्सिमम फैक्ट्स आर देयर। क्लियर? ओके। इट इज वर्थ मेंशनिंग, एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। एशिया पूरे अर्थ का 30% लैंड सरफेस कवर करता है, जिसमें करीब करीब आप मान सकते हैं 662 करोड़ पॉपुलेशन है। पूरे वर्ल्ड का 60.50% पॉपुलेशन। ठीक है। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। इसका यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कारण यह है ड्यू टू द रीजनल जियोग्राफी, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोयल, प्लांट्स, एनिमल्स। ज्यादातर प्लेन एरिया आपका कहां है, एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छे से होता है, प्लेन एरिया है कि नहीं। ये सब के वजह से आप कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लोग रहते हैं इन कंपैरिजन टू साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, समझ में आ गया। और ऑन द अदर हैंड साउदर्न हेमिस्फीयर में लोग कंपैरिजन टू 40% ही रहते हैं। कारण क्या है? ड्यू टू अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, ड्यू टू अनफेवरेबल हैबिटेशन कंडीशन। ओके, तो दैट हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग ए रीजनल डिफरेंसेस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 60% लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड का, साउदर्न हेमिस्फीयर में 40% लोग रहते हैं। इसका वही कारण यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है। लैंड ज्यादा जहां होगा तो लोग उधर ज्यादा होंगे ना। समझ में आ गया? यहां से आपको कंटिनेंट्स एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड पता चल जाएगा। ओके, अभी नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अर्थ का सरफेस में कहीं कहीं पर सिमिलर फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, कुछ वेजिटेशन, सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सबको एक साथ नेचुरल रीजन्स कहते हैं। एंड नेचुरल रीजन्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इंप्रूव द लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेचुरल रीजन का एक डेफिनेशन दिया है एजे हार्वर्डसन ने। उनके हिसाब से अर्थ का वो पोर्शन ऑफ द सरफेस जहां पर सेम तरीके का फिजिकल सिस्टम पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑल्सो मोल्डेड, इसे कहते हैं नेचुरल रीजन। जैसे अभी डेजर्ट रीजन में क्या होगा? डेजर्ट में लोग कम होंगे, पॉपुलेशन कम, एग्रीकल्चर कम, एनिमल्स कम। कारण क्या है? लैंड कम है, रेनफॉल कम है, इजंट इट? ओके, सो नेचुरल रीजन हम लोग समझ चुके हैं। ये इसके ऊपर बेस करके पूरे दुनिया को करीब करीब 11 छोटे छोटे रीजन्स में बांटा गया है। ठीक है, मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड अभी हम लोग पढ़ेंगे। 11 छोटे छोटे नेचुरल रीजन में बांटा गया है। इसमें है आपका इक्वेटोरियल रीजन, जो इक्वेटर के आसपास है। ये तो पता ही है आपको, 0 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर के आसपास वाले एरिया इक्वेटोरियल रीजन में आता होगा। मॉनसून रीजन, जहां पर बारिश ज्यादा होता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जहां पर ग्रासलैंड ज्यादा है, जहां पर ग्रासलैंड ज्यादा होगी वहां पर कैटल ब्रीडिंग ज्यादा होगा, लोग डेयरी फार्मिंग ज्यादा करेंगे, पशुपालन ज्यादा करेंगे। हॉट डेजर्ट रीजन, देखने से ही पता चल रहा है यहां पर लोग कम रहेंगे। मेडिटेरेनियन रीजन, आपको पता है मेडिटेरियन सी के बारे में, which is actually creating the border of Europe as well as Asia. Again and again I am saying, अगर आपको ये चैप्टर समझनी है तो पहले आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग देखिए, फिर यहां पर आइए, तब ज्यादा से ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे। फिर आता है मिड लेटीट्यूड डेजर्ट रीजन, मिड लेटीट्यूड टेम्परेट रीजन, मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड रीजन, कोल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन, कोल्ड पोलर रीजन,
हाई माउंटेन रीजन। ओके, लेट अस स्टार्ट। पहला आता है आपका इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन कहां पर बोला गया है? इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन मैक्सिमम आपको मिलेगा 0 डिग्री, ये इक्वेटर अगर है तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे इक्वेटोरियल रीजन कहेंगे। क्यों? इसमें सनरे वर्टिकल गिरेगा, टेम्परेचर दिन में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा दिन और रात में, है कि नहीं? समर विंटर थोड़ा कम होगा, समर सीजन ज्यादा होगा। एवरेज एनुअल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर तक चला जाता है। ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन में डेंस फॉरेस्ट होता है। डेंस फॉरेस्ट होने का कारण है क्योंकि यहां पर वाटर साइकिल पूरा फर्म होता है। वाटर साइकिल, बारिश ज्यादा होती है, अभी टेम्परेचर ज्यादा होगी तभी तो इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा तब कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन जितना ज्यादा होगा तभी जाके प्रेसिपिटेशन होगी। बारिश ज्यादा होगी जहां पर, वहां पर तो वर्षा क्या होगा, आपका फॉरेस्ट भी ज्यादा होगा, इसलिए यहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है। कौन कौन सा जगह है दुनिया का जिसे हम इक्वेटोरियल रीजन में बता सकते हैं? जैसे साउथ अमेरिका का अमेजन रिवर बेसिन, कॉन्गो रिवर बेसिन या जेड रिवर बेसिन अफ्रीका का है। गिवेना कोस्ट वेस्ट अफ्रीका का है। मलेशियन पेनिनसुला मतलब, और इंडोनेशिया ये आपको एशिया में मिल जाएगा, जिसे साउथ ईस्ट एशिया, फिलिपाइन आइलैंड, ये सारे ही रीजन आपका माना जाता है कि ये कहां पर है, ये इक्वेटोरियल रीजन में आता है। फिर से मैं बता देता हूं, अमेजन रिवर बेसिन जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट में आता है। कॉन्गो रिवर बेसिन अफ्रीका में आता है। गिवेना कोस्ट वेस्ट अफ्रीका में आता है। मलेशिया, इंडोनेशिया एंड फिलिपाइन आइलैंड्स ये आपका एशिया में आता है। सो ये रीजन ज्यादातर क्या है, इक्वेटोरियल रीजन होता है। हो गया। यहां पर जो फॉरेस्ट है उनको, अमेजन रीजन में जो फॉरेस्ट है उन्हें सेल्वास कहा जाता है। ठीक है। यहां पर बहुत सारे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। कुछ लो लाइंग मार्शी लैंड्स आर आल्सो अवेलेबल, एंड अमेजन रिवर में इट इज नॉट सुइटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। बहुत कम ऐसे लोग पाए जाते हैं। कुछ एबोरिजिनल पीपल स्टिल लिव देयर, दे लिव ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट। मेन एरियाज ऑफ क्रॉपिंग यहां पर जो होता है, जैसे बनाना बहुत प्रोड्यूस होता है अमेजन रिवर बेसिन में। ओके। यहां पर कुछ लोग रहते हैं बट दे आर मैक्सिमम सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड, वेरी बैकवर्ड। इंडोनेशिया और मलेशिया कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द कॉन्गो एंड अमेजन रिवर बेसिन। यहां पर बहुत ज्यादा फर्टाइल सोइल है एंड दीज आर डिराइव फ्रॉम द लावाज ओनली। जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड सम एरियाज ऑफ फिलीपाइंस, यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से एग्रीकल्चर होता है। ठीक है। फार्मर्स ऑफ दिस रीजन एक इंपॉर्टेंट तरीके का क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, फॉरेस्ट बोल रहे हो, फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, जिसे जूम कल्टीवेशन कहते हैं। हमारे असम में भी होता है, इन कार्बी प्लेचू एज वेल एज डिमा हसाओ रीजन। ओके। So on the other hand, Malaysia, Indonesia and large part of श्रीलंका, यहां पर प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्लांट्स भी होते हैं, जैसे राबर, टी और कॉफी प्लांटेशन बहुत अच्छे से होता है। ठीक है। ओके। अभी हम लोग जाएंगे मॉनसून रीजन में। मॉनसून रीजन अगर देखें, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 10 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ, यहां का टेम्परेचर जो डिफरेंस है 15 डिग्री सेल्सियस तक विंटर सीजन में जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस होता है 15 डिग्री। समर और विंटर का टेम्परेचर डिफरेंस 15 डिग्री सेल्सियस है। एवरेज एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर तक होता है। और कौन कौन सा एरिया में ज्यादा है, साउथ एशिया जैसे इंडिया, यहां पर आपका मॉनसूनल रीजन है। बारिश तो होता है, अभी भी चल रहा है मॉनसून, बारिश तो हो रही है। इंडिया में मॉनसूनल रीजन, इंडिया के इज इन मॉनसूनल रीजन। ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ब्राजील, सेंट्रल अमेरिका। ठीक है। यहाँ पर फर्टाइल सोयल है, एल्यूवाइल सोयल पाया जाता है क्योंकि बहुत सारे रिवर्स है,
तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ज्यादा होती है, ये तो कॉमन है, ये तो हमको पता ही चल जाता है। बहुत सारे क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, जैसे भारत में तो आपको पता ही है, जो वीट होता है, शुगर केन, कॉटन, जूट, पेडी, ऑयल सीड, है कि नहीं, टी। और ये एरिया बहुत ज्यादा पॉपुलस है। 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन मानसूनियन रीजन में ही रहती है, ड्यू टू मेन रीजन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। दूसरा है प्लेन्स, वो भी फर्टाइल। एंशियंट एरा से ही यहां पर ज्यादा लोग रहते हैं। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो आप वो मानसूनियन रीजन के अंदर ही आता है। 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ तक और 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री साउथ तक। ये कौन कौन सा जगह में ज्यादातर पाया जाता है? साउथ अमेरिका में, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, यहां पर जो समर सीजन बहुत शॉर्ट होता है, शॉर्ट वन समर सीजन, और विंटर सीजन थोड़ा लंबा होता है। एनुअल रेनफॉल 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। यहां पर बहुत सारे ऐसे वैरायटी ऑफ ग्रास प्लांट पाया जाता है जो लगभग कभी कभी तो 3 मीटर तक लंबा हो जाता है। और इस तरीके का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को शबाना कहा जाता है, बट इट इज नॉट इन ईच एंड एवरी रीजन। हर एक रीजन में इसका अलग अलग नाम है। कहीं पर इसको पेरियर बोलते हैं, कहीं पर इसे पेम्पस कहते हैं, कहीं पर शबाना भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रासलैंड जैसे ब्राजीलियन हाईलैंड्स साउथ अमेरिका में मिलेगा। ओरिनिको रिवर बेसिन जो वेनेजुएला में मिलेगा, वेनेजुएला इज इन ऑल्सो साउथ अमेरिका, है कि नहीं। कुछ ईस्टर्न अफ्रीका में भी मिल जाएगा आपको, सम पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका में भी मिल जाएगा। ओके, ये मेंशन करना जरूरी है कि जो वेनेजुएला है और ब्राजील का जो ग्रासलैंड है, वेनेजुएला का ग्रासलैंड्स को कहते हैं लेनोस, और ब्राजील के ग्रासलैंड को कहते हैं कैंपोस। याद रखिए, आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वेनेजुएला का जो ग्रासलैंड है उसको बोलते हैं लेनोस, ब्राजील का ग्रासलैंड को बोलते हैं कैंपोस। अभी बारिश ज्यादा हो रही है तो ग्रासलैंड तो ज्यादा होगी ही, और जहां पर ग्रासलैंड ज्यादा होगी लोग कैटल रियरिंग करेंगे, डेयरी फार्मिंग करेंगे, है कि नहीं। उनका वन ऑफ द एग्रीकल्चर में डेयरी फार्मिंग एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट होगा, ये तो पता ही चल जाता है। देखिए, लोग हॉर्स रियरिंग करते हैं, बफेलो, शीप, गॉट, एज वेल एज बहुत सारे वाइल्ड एनिमल भी मिलता है, जैसे एलिफेंट, राइनो, जेब्रा, जिराफ, डियर। यहां पर हर्बीवोर्स एनिमल होंगे तो कार्निवोर्स भी होंगे, जैसे टाइगर, लायन वगैरह। और कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कल्टीवेट किया जाता है, जैसे ज्वार, कॉटन, ग्राउंडनट। ओके, अभी हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट रीजन, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, है कि नहीं। एरियाज बिटवीन रीजन इज स्प्रेड क्या है, नेबरिंग एरियाज ऑफ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास वाले हिस्सा। इस जगह पर टेम्परेचर कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ड्यूरिंग समर, और रेनफॉल 20 से 25 सेंटीमीटर तक होता है। यहां पर जो ग्रासेस है वो शॉर्ट होते हैं, ज्यादातर थॉर्नी वेजिटेशन होता है, रेनफॉल इज लो, दैट इज वाई। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांट यहां पर ग्रो करता है, दैट इज डेट पम, खजूर के पेड़। ओके, तो कौन कौन से रीजन है? इंडिया के थर्ड डेजर्ट, अफ्रीका के सहारा एंड कलाहारी डेजर्ट, इंडिया के आपका अरब अरेबियन पेनिनसुला, ईरान, अफगानिस्तान वाला, अफ्रीका के सहारा एंड कलाहारी डेजर्ट, साउथ अमेरिका के अटाकामा डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डेजर्ट, ये इसी रीजन में आते हैं। ठीक है, सो इस रीजन में जो लोग हैं दे आर नॉट परमानेंट हैविंग परमानेंट सेटलमेंट, दे आर नोमैड्स। जहां पर उनको बारिश की थोड़ी जगह मिली वहां पर रह जाते हैं, बारिश इधर सूखा पड़ गया तो किसी दूसरे जगह चले जाते हैं, दीज आर नोमैड्स। बुशमैन्स एक ट्राइब है जो कलाहारी डेजर्ट में रहते हैं, दीज आर द एबोरिजिनल पीपल्स ऑफ द ग्रेट डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मेक देयर living by gathering food from the nature as well as hunting of wild animals. सहारा और अरेबियन रीजन में जो नोमैड्स लेते हैं उनका नाम है आपका बेडुइन्स, जो कैमल चराते हैं, हॉर्स, शीप्स, गॉट वगैरह। ठीक है,
सम ऑफ द वैली हियर इज डेल्टा रीजन, जो नाइल रिवर भी फॉर्म करता है। एग्रीकल्चर के लिए लोग यहां से नाइल रिवर का पानी यूज करते हैं। बट ये ही नहीं कि इस जगह में सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट रीजन है, बट दिस रीजन्स आर समहाउ रिच इन पेट्रोलियम ऑल्सो, जैसे कुवैत, उसके बाद आपका ओमान, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, है कि नहीं। नाउ विल टॉक अबाउट मेडिटेरेनियन रीजन। आपको पता होना चाहिए ना कि मेडिटेरियन सी कहां पर है, उसके बाद मेडिटेरेनियन रीजन बोलेंगे। मेडिटेरियन रीजन एक्चुअली सेपरेटिंग अफ्रीका, है कि नहीं, फ्रॉम द यूरोप। अफ्रीका के नॉर्दर्न अमेरिका में ज्यादातर कंट्रीज यहीं पर आता है, जैसे कि आपका हो गया इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, है कि नहीं। उसके बाद मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, ये सब आता है। और यहां पर आपका आता है पुर्तगाल, स्पेन, है कि नहीं, इटली, ग्रीस, माल्टा, यहां पर आता है रेड सी। ये आपको पता होना चाहिए। इफ यू डू नॉट नो मैपिंग, तब आप मेडिटेरियन सी और मेडिटेरियन रीजन से लोकेट आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। यहां पर हॉट एंड ड्राई समर होता है, विंटर इज वेरी कोल्ड। पूरे ईयर में टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 8 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में होता है। एनुअल रेनफॉल 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। सो ये साउदर्न यूरोप ऑलरेडी में बोल चुका हूं, साउथ वेस्टर्न एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका रीजन है। बिसाइड्स द कोस्टल कैलिफोर्निया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, चिले ऑफ द साउथ अमेरिका, केप कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो बिलोंग टू द मेडिटेरियन रीजन। यहां पर लोग वीट, बार्ले, मेज, कॉटन, टोबैको बहुत अच्छे से कल्टीवेट करते हैं। ओके, सो और इंपॉर्टेंट चीज इधर कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट रीजन, जो आपको कंटिनेंट ऑफ एशिया, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में मिल जाएंगे। These regions are surrounded by the high mountains and form almost all side में ऐसे ये रीजन होता है। इधर माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, इधर इधर लगभग हर तरफ यह माउंटेन के बीच वाला रीजन आपको मिल जाएगा। दैट इज मिड लैटिट्यूड डेजर्ट रीजन। ओके, यहां पर डे एंड नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस भी नोटेबल है। एशिया में है जैसे आपका टिबेटन प्लेटू और गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कहां पर है, गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना के ऊपर मंगोलिया है। ये चाइना के ऊपर मंगोलिया के ऊपर है रशिया और मंगोलिया के बीच में आता है आपका गोबी डेजर्ट। ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। नाउ बिसाइड्स द बेसिन सराउंडेड बाय रॉकी माउंटेन्स, जो नॉर्थ अमेरिका में है। पेटागोनिया प्लेट्यू, दैट इज ईस्ट ऑफ द इंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका, है कि नहीं। ये डेजर्टिक नेचुरल एनवायरनमेंट है। टिबेटन, पेटागोनिया प्लेट्यू एंड सम पार्ट्स ऑफ द गोबी डेजर्ट आर ऑल्सो पेस्टोरल नोमैडिक ग्रुप्स यहां पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मिड लैटिट्यूड टेम्परेट रीजन, जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में मिलेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में मिलेगा। समर में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, विंटर में 5 से 10 डिग्री होता है। एनुअल रेनफॉल 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होता है। यहां पर वेजिटेशन लार्जली फाउंड इन दिस रीजन, डेसिडियस फॉरेस्ट आपको मिलता है। एवरग्रीन वेजिटेशन भी मिलता है क्योंकि बारिश ज्यादा होती है कंपैरिजन टू। हिल भी मिलते हैं, हिल स्लोप्स। कौन कौन सा कंट्री में आपको मिलेगा, जैसे नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, कनाडा जो नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है, इंग्लैंड यूरोप की कंट्री है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप एज वेल एज आपका ब्राजील जो साउथ अमेरिका में है, उरुग्वे, चिले एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका की कंट्री है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहां पर होता है। कारण क्या है, या इसीलिए यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, डन जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। बट यूनाइटेड स्टेट में यहां पर पॉपुलेशन थिनली पॉपुलेटेड है। लोग यहां पर उगाते हैं कॉटन, टोबैको, बार्ले, पोटैटो,
ह्यूज क्वांटिटी में लोग उगाते हैं। यूरोप में तो लोग लाइफ स्टॉक रियरिंग भी करते हैं इसी रीजन में। चाइना, जापान और वेस्टर्न यूरोप के इसी रीजन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एज वेल एज मेटल ओर्स, जैसे आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में आया क्यों? इसी रीजन से, क्योंकि ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स, यही तो कारण था। नेक्स्ट आ गया मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड रीजन, जो 30 से 50 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज आपका साउदर्न हेमिस्फीयर बोल सकते। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 से 50 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास, ठीक है। ग्रासलैंड्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओकर्स इन दिस रीजन, एवरेज रेनफॉल 15 से 50 सेंटीमीटर है। शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल के कारण यहां पर जो वेजिटेशन कवर है ऑलमोस्ट एब्सेंट इन दिस रीजन, क्योंकि ठंडी ज्यादा है। ऑफ कोर्स द सोयल ऑफ दिस रीजन इज क्वाइट फर्टाइल ड्यू टू रिच ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। यहां का सोयल अच्छा है, इसीलिए वेजिटेशन अच्छा है, बारिश के लिए नहीं। जैसे इक्वेटोरियल रीजन में वेजिटेशन अच्छा होता है ड्यू टू हेवी रेनफॉल, बट इन दिस रीजन सोयल क्वालिटी इज मोर फर्टाइल, दैट इज व्हाई वेजिटेशन इज मोर थिक वेजिटेशन है, ठीक है। ये कौन कौन सा पार्ट में आता है? नॉर्थ अमेरिका का सेंट्रल पार्ट, जैसे यूएसए और कनाडा दोनों में ही आता है। नॉर्थ अमेरिका का सेंट्रल पार्ट, ठीक है, यूएसए वगैरह में होगा, मैक्सिको, उसके बाद पनामा, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, ये सब कंट्री आता है, ओके। एशिया का सेंट्रल पार्ट अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो फॉलोन्स इन दिस, ठीक है। ये सब जो ग्रासलैंड है इनका अलग अलग नाम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर। यूरोप में और एशिया में जो ग्रासलैंड है इसको कहा जाता है स्टेपी। नॉर्थ अमेरिका के अमेरिका में इसे ग्रासलैंड को कहते हैं पेरियर्स। अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका में उसे कहते हैं पैम्पस। साउथ अफ्रीका में कहते हैं वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में उसी ग्रासलैंड को कहते हैं डाउन्स। तो ग्रासलैंड ज्यादा होगी, हार्बिवोर एनिमल ज्यादा होगा। हार्बिवोर एनिमल होगा तो कार्निवोर्स भी होगा, और लोग लाइफस्टॉक रियरिंग कॉमनली करेंगे, ठीक है, लार्ज स्केल में, ओके। जैसे यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, और मेजर क्रॉप्स यहां पर है व्हीट। प्रेजेंटली व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं मेनली फ्रॉम दिस कंटिनेंट्स, यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ठीक है। डेयरी फार्मिंग भी बहुत अच्छे से होता है, जिससे लोग कैटल, बफेलो, शीप, गॉट रियरिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन, ओके, जो 50 डिग्री से 70 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में आता है, ड्राई एंड कोल्ड है, ठीक है। समर में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है, बाद में टेम्परेचर गिर जाता है। यहां पर एक कुछ तरीके का सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट लैंड पाया जाता है, जिसे कहते हैं टाइगा, ओके। अभी हम लोग थोड़ा फास्ट कर लेंगे। ये स्कैंडिनेवियन फॉरेस्ट में पाया जाता है। स्कैंडिनेवियन में 3 कंट्री है आपका, कौन कौन सा? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये सब ज्यादातर पाया जाता है, क्लियर। ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन। यहां पर पाल्प के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि इसीलिए बहुत सारे पेपर इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुआ है वहां, ओके। नेक्स्ट है आपका कोल्ड पोलर रीजन, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के ऊपर एंड 60.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के नीचे। यहां पर टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री के बीच में होता है। टेम्परेचर तो विंटर सेशन में कभी कभी -18 तक चला जाता है। स्नोफॉल क्वाइट कॉमन है। यहां पर कुछ तरीके का ग्रास, मॉस और फर्न पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स इस रीजन का है डियर, व्हाइट फॉक्स एंड बियर। ये एंटार्क्टिका का साउथ पोलर रीजन भी कह सकते हैं। द नेचुरल रीजन ऑफ नॉर्थ पोल को कहते हैं टुंड्रा रीजन। यह कहां कहां पाया जाता है देख लेते हैं। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग आपका ग्रीनलैंड, जो ग्रीनलैंड है यह डेनमार्क का पार्ट है, ओके। एंड साइबेरिया जो रशिया में आता है, जो एशिया का पार्ट है।
ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पर इतना कम है कि पूरे 1 किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ एक आदमी ही रहता है। ओके, तो यहां पर कुछ एबोरिजिनल्स लोग हैं जिसे नोमैडिक पीपल ही बोलते हैं। ये एबोरिजिनल लिविंग इन अलास्का, जैसे अलास्का यूएसए का पार्ट है, ठीक नहीं। नॉर्दर्न कनाडा और ग्रीनलैंड, इनको एस्किमोस बोलते हैं या फिर लैप्स बोलते हैं। नॉर्दर्न यूरोप में है लैप्स एंड फिन्स, एंड साइबेरिया में कुछ है समूयार्ड एंड याकूत। ये जो एस्किमोस है ठंडी में रहने के लिए बर्फ से बना हुआ कुछ घर बनाते हैं जिसे कहा जाता है इग्लू। ओके, दे टेक शेल्टर इन अ टेंट मेड ऑफ हाइट। ये सब टेंट को कहते हैं टुपीक। और समर सीजन में एस्किमोस वो फिश कैचिंग करते हैं, एनिमल हंटिंग करते हैं, एक बोट बनाते हैं, उस बोट का नाम है कायक। और रेनडियर से एक गाड़ी बनाते हैं वो लोग, कार्ट बनाते हैं, उसका नाम है स्लेज, जो रेनडियर चलाता है। क्लियर, दैट्स इट। अभी हम लोग पढ़ेंगे हाउ माउंटेनियस रीजन, जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में है एल्प्स जो स्विट्जरलैंड वगैरह फ्रांस वगैरह में है, नॉर्थ अमेरिका में है रॉकी माउंटेन, साउथ अमेरिका में है एंडीज माउंटेन। जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड है साउथ अमेरिका का, विच इज एंडीज माउंटेन रेंज। क्लियर, ये ज्यादातर हाई पीक के, हाई एल्टीट्यूड की वजह से स्नो कवर्ड रहता है। ओके, यहां पर भी लोग, जो पॉपुलेशन इज थिन बहुत कम है, लोग कल्टीवेशन करते हैं, जूम कल्टीवेशन की वजह से एक टेरेस फार्मिंग भी लोग करते हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट फीचर आपको असम में मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आपको कहां कहां मिल जाएगा मैं बता देता हूं। एक छोटा सा भारत का अगर मैप बनाए हम लोग, ठीक है। सो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ये वाला अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ कल्टीवेशन मिलेगा, टाइप ऑफ कल्टीवेशन जिसे कहते हैं जूम कल्टीवेशन। इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, असम में अगर देखें तो कौन कौन सा जगह होगा? यहां पर और यहां पर आपका डिमा हसाम और कार्बी प्लेटो, यहां पर ये जूम कल्टीवेशन किया जाता है। कुछ और जगह है जैसे भारत में दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल, शिमला, शिलोंग इज इन मेघालय, ये वाला हिस्सा, यहां पर ये किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ब्रीफ जियोग्राफिकल फीचर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटिनेंट्स। ये ऑलरेडी मैं मैपिंग सीरीज में करा चुका हूं, मैपिंग सीरीज। ठीक है, सो अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट आपको मैपिंग सीरीज करनी है, उसके बाद ये वीडियो देखनी है। क्लियर? सो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो काइंडली आपका कमेंट बॉक्स पर ऊपर कमेंट करिए। और डोंट वरी, नेक्स्ट चैप्टर हम 4 लाएंगे, उसके बाद 4 चैप्टर का एक साथ मैं आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर द न्यू पैटर्न ऑफ सेबा में ला दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव ए गुड डे अहेड, गुड बाय।